जितने चैनल वाले हैं सबों का स्वागत है, चाहे वह प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं। आज हम आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। इसमें हमारे स्कॉलर लोग हैं, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं साहित्यकार भी हूँ और जवाब देने के लिए मैं दूसरे चैनल में भी जवाब देता हूँ। आपके सामने बहुत सारे जवाबों का मुझे देना है, क्योंकि आज कुर्मी को लेकर के एक भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है और कुर्मी को लेकर के एक स्थिति बना दी जा रही है कि कुर्मी माने झारखंड के दुश्मन है। ये एक नैरेटिव चल गया है। तो इस सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और इसमें हम सभी सवालों का जवाब देंगे और हमारी मांग कितनी जायज़ है या नाजायज़ है इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा। लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई सकारात्मक लड़ाई है, हम नकारात्मक लड़ाई नहीं करते हैं। जो नकारात्मक लड़ाई करते हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एसटी सूची में दर्ज करने की हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। हाँ, कभी धारदार थी, कभी धारदार नहीं थी, ये समाज का कम बेसी होता रहता है। आज हम धारदार पोजीशन में हैं और धारदार लड़ाई हम कर रहे हैं। तो हमारे इस संवैधानिक लड़ाई से कुछ लोगों को क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। क्षति कैसे नहीं हो रही है उसका भी हम बताएंगे और क्षति कैसे हो रही है वो अपना बताते हैं, वो उनका गलत नैरेटिव है, वो भी आपको बता देंगे। तो आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए कहना चाहेंगे, यदि हम संवैधानिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब थे, एब ओरिजिनल ट्राइब थे, तो आज दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब एसटी की सूची आपको 6 सितंबर 1950 को बनी, तब उस समय का मेन ये था क्राइटेरिया कि जो अंग्रेजों के सर्वे में या तो प्रिमिटिव ट्राइब है, ओरिजिनल ट्राइब है या एनिमिस्ट है, उन्हीं लोगों को एसटी सूची में दर्ज किया जाएगा। तो बदकिस्मती से उसमें सब 13 कम्युनिटी थे, उस 13 कम्युनिटी में सबको शामिल किया गया, एक या दो को छोड़ करके, जिसमें मेन कम्युनिटी जो था कुर्मी को छोड़ दिया गया। तो यदि हम कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ा गया, तो हमारा बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं है, हम बहुत बड़ा बेजा काम तो नहीं कर रहे हैं। और उस समय भी हमारे हृदयनाथ कुंजरू ने 15 एमपी के साइन के साथ ये प्रश्न किया था पार्लियामेंट में कि इनको क्यों छोड़ दिया गया। तो उस समय जवाब दिया गया था कि कोई कारणवश यदि छूट गया है इनका इंक्लूजन, तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया है और उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि उस प्रावधान के तहत हम अपने कम्युनिटी को एसटी सूची में दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं और हम असंवैधानिक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये जो है कि एसटी सूची में बद्ध होना चाहते, बल्कि किसी ने यह भी कह दिया कि आदिवासी बनना चाहते हैं। तो आदिवासी एक अलग चीज है, आदिवासियत जहां वहां आदिवासी है और सूचीबद्ध होना एक अलग चीज है। क्योंकि सूचीबद्ध होने का जो प्रक्रिया जो होती है वो चलती रही है, इसमें बहुत सारे लोग भी अभी सूचीबद्ध हुए हैं। अर्जुन मुंडा सूचीबद्ध नहीं थे, सूचीबद्ध हुए। तो यदि ये प्रक्रिया चालू है तो या कुर्मी लोग के लिए क्या वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी? किसी को कोई कह दे कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इस तरह का जो नैरेटिव है, ये क्या विधान सम्मत है? ये क्या संवैधानिक सम्मत है? हम अपनी मांग एक अथॉरिटी से कर रहे हैं कि भाई ये हमारे जायज पॉइंट है, इस आधार पर हमारा इंक्लूजन होना चाहिए। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे एक लड़का जेपीएससी में या यूपीएससी में पास करना चाहता है कि भैया आपका जो क्राइटेरिया है उसको परीक्षा तो हम पास करना चाहते हैं, हम यदि काबिल होंगे तो पास डिक्लेयर कीजिएगा। लेकिन आज ये बात है कि नहीं, इनको पास करने ही नहीं देंगे। तो संविधान कहता है आप जेपीएससी में पास करके आप जो है कि आप यहाँ के कैडर बन सकते हैं झारखंड के, और यूपीएससी में करके आप इंडिया के आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो यदि हम परीक्षा देना चाह रहे हैं तो परीक्षा लेने वालों की चिंता होनी चाहिए, न कि दूसरे लोग आज ये कहना चाह नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ये आदिवासी हो ही नहीं सकते। तो क्या आप जज के सीट पर बैठे हुए हैं, आप उस अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं जेपीएस जैसे जेपीएससी या यूपीएससी पर आप कह रहे हैं कुर्मी, कि कुर्मी कहीं बन ही नहीं सकता है। तो ये नैरेटिव सही नहीं है और इस पर जो है कि बाकी लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज एक अराजक स्थिति पैदा की जा रही है कि ये करेंगे वो करेंगे और कुर्मी लोग को दुश्मन करार दिया जा रहा है। ये गलत नैरेटिव है। इस गलत नैरेटिव के चलते झारखंड में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। हमारा कहना है कि झारखंड एक शांति प्रिय स्टेट रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा। और इसकी समरसता बनाने में कुर्मियों की क्या योगदान, क्या इनका योगदान रहा है, इसको यदि कोई रिसर्च करेगा तो उनको पता चलेगा। आज से नहीं, सदियों से यहाँ के समाज को कुर्मियों ने कैसे
बना के रखा, समरसता कैसे काम किया, सबको साथ मिलजुल करके। और मैं कहता हूँ एक चीज, आज जो ये नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कौन है? जो यहाँ पर 2-4 छोटे भाई नेता हैं, बड़े नेता नहीं। बड़े नेताओं ने, चाहे जयपाल सिंह से शुरू कर दें, यानी हौरो साहब से शुरू करें, नीरल मिश्र से शुरू करें, चाहे हमारे रामदयाल मुंडा से शुरू करें, उन्होंने कभी कुड़ियों से नफरत नहीं किया, बल्कि कुड़ियों को कहा कि ये लोग भी आदिवासी सूची में दर्ज होने चाहिए। 1989 में झुंझुनू में विराट सम्मेलन हुआ था कुड़ियों का, इसमें सारे के सारे नेता गए थे, बहुत नहीं गए, उन्होंने कहा इनका इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये बड़े नेता जब इन्हें कह दिया, तो इसके बाद आज ये कहना कि आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इनको सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे अभी के नेता सूरज सिंह बेसरा हैं, वो कहते हैं कि यदि झारखंड का हित चाहते हैं तो झारखंड को जो है कि 5th शेड्यूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या है, 50% से ऊपर आपका होना चाहिए संख्या, तो ऊपर की संख्या तो होनी चाहिए। तो ऊपर संख्या होगी कैसे? यदि आप कुड़ियों को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, वो और भी कम्युनिटी की बात करते हैं, नहीं कीजिएगा तो आप 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, और 5th शेड्यूल कभी हो ही नहीं सकता है। और 5th शेड्यूल होने पर कितनी सुविधाएं आपको मिलेंगी, इसका उदाहरण आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए। तो आप वो चीज नहीं चाहते हैं, आप वो चीज नहीं चाहते हैं, तो इन सारी बातों को रखते हुए, बोलते हुए हमें ये कहना है, कुर्मी का स्टैंड गलत नहीं है, कुर्मी का स्टैंड सही है, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। जितने भी प्रेस मीडिया के बंधु हैं उन सभी को मेरा सादर सबको जोहार। जो राज्य में अभी जो गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, और इस माहौल को बनाने वाले जो भी समुदाय के लोग हैं, खास करके आप देख रहे हैं कि जो अनुसूचित लिस्टेड जो जनजातियां हैं, उनमें से कुछ एक जनजाति थे, जैसे कि उरांव के कुछ लोग हैं, उसमें 1-2 समुदाय खड़िया के हैं, कुछ मुंडा भी हैं और कुछ संथाल भी हैं। जोर से बोलिए। ठीक है, कुछ संथाल के भी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं है। तो इस विषय पे अगर हम देखते हैं तो कुर्मी आज से आदिवासी नहीं है। ये जब से यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत भी थी, जब यहाँ पे लोगों को जब चयन किया जा रहा था, जो एजे हृदय जी थे, या तो जो लिंग्विस्टिक सर्वे इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो थे सर्वे करने वाले, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को चयन किया। और इसके बीच में बोलते हैं कि ये जो कुर्मी है और कुर्मी, तो दोनों को पहले बता देना चाहते हैं कि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं, जो बिहार यूपी से अलग छोटा नागपुर का जो पठार है, जिसमें जो कुर्मी समुदाय रहते हैं, वो कुर्मी है, वो कुर्मी नहीं है। नहीं क्यों, कैसे नहीं है? तो जब जॉर्ज गिरियसन जो लिंग्विस्टिक सर्वे जो ब्रिटिश की ओर से जो कर रहे थे, उसके बाद में वो एक पत्राचार करते हैं, उसमें साफ शब्दों में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पेज नंबर ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में इसको हम कॉमन्स के नाम से भी देखते हैं, साउथ एशिया कॉमन्स के नाम से। वो पत्राचार के माध्यम से कहते हैं कि इट विल बी सीन, इस विषय को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग को जानना होगा। बहुत सा सवाल आता है कि टीआरआई जो है, जो टीआरआई शोध संस्थान है, जहाँ से किसी भी जाति या समूह को अनुसूचित जनजाति में या जाति में जोड़ा जाता है, तो वो टीआरआई का रिपोर्ट जो कहता है कि यहाँ के जो कुर्मी हैं वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं। इस टीआरआई रिपोर्ट के बिहाफ पे, ये टीआरआई का जो रिपोर्ट है, झारखंड की कुर्मी महतो जाति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत झारखंड की कुर्मी और कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में टीआरआई का रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट के को आधार बना के आज पूरे राज्य में भ्रामक स्थितियां फैलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिसर्च हुआ है, क्योंकि हम लोग भी रिसर्च स्कॉलर है, हम लोग भी अलग अलग जगहों पे शोध करने जाते हैं, तो ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट फर्जी है। फर्जी किस बिहाफ पे है? मान के चलिए कि मेरा नाम पप्पू महतो है, और ये भी बगल में जो बैठे हुए हैं, ये भी पप्पू महतो है, लेकिन ये रहने वाले बिहार के हैं और हम हैं झारखंड के। मेरा रोल नंबर 1 है और इनका रोल नंबर 5 है। अगर हमको रोल नंबर 1 के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हम रोल नंबर 5 को हम ऐड करेंगे? पहला सवाल ये है। जब ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, ये पूर्ण रूप से बिहार के क्षेत्र में रहने वाले जो कुर्मी भाई हैं उनको बेसिस बना के, क्योंकि कुर्मियों का कोई जो गोत्र के बारे में जो बोला जाता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कुर्मी का गोत्र,
जो हम जानते हैं कि मनुवादी व्यवस्था और जो संविधान, जो हिंदू के जो नियम और कानून होते हैं, उनके 7 गोत्र होते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 7 गोत्रों का इसमें जिक्र किया गया है, जबकि जो कुर्मी है, जो छोटानागपुर के पठार में जितने भी कुर्मी निवास करते हैं, उनका टोटेम होता है। टोटेम दैट मीन्स कि प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी नेचुरल चीज है, जैसे साइड में उधर बैठे हुए हैं संतोष टिडवार जी, उनका गोत्र टिडवार है, हम पप्पू कछवार हैं। इसी तरह से इधर तिलबिंधा है, उधर बसरियार है, इधर रतन सर है, इनका भी अपना सखवार गोष्ठी है। तो ये सभी नेचर से जुड़े होते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि आदिवासियों का, खास करके जो अनुसूचित अभी जनजाति में है, मुंडाओं की अपनी अपनी जो उनकी जो गोष्ठी होता है, टोटेम होता है, उनका अपना है। वैसे ही संथालों का 12 टोटेम है, उसी तरह से उरांव के भी अपने हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम गोष्ठीधारी हैं, तो ये टीआरआई का रिपोर्ट में गोत्र क्यों लिखा गया है, पहला सवाल। और ये जो शोध जो करने वाले हैं, सह निदेशक में, शोधकर्ता में है श्री सोमा सिंह मुंडा, जो सहायक निदेशक हैं, और ये निदेशक के रूप में प्रकाश चंद्र उरांव हैं। तो पहला सवाल उनसे होगा, क्या ये आप कभी सोचे नहीं थे कि कल के दिन में, मान के लिए हम जानते हैं, हम गांव में रहते हैं, कुर्मी जो कबीला है वो गांव में अधिकतर रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में उतना आगे अभी आया नहीं है। ये पहला पीढ़ी है जो पढ़ लिख रहा है और अपने चीजों को खोज रहा है। तो क्या आपको ये इस बात का कभी आपके अंदर में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि जब ये कम्युनिटी कल के दिन में पढ़ लिख जाएगी और कल के दिन में जब ये अपने हिसाब से रिसर्च करेगी, तो क्या उनको ये इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपने गलत शोध किया है? ये शोध 2 तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव मेथड से होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। एक होता है गुणवत्तापूर्ण शोध और एक होता है कि हम घर बैठे शोध करते हैं। तो ये जो टीआरआई का जो रिपोर्ट है, ये पहले ही हम बोल देना चाहते हैं कि ये जो भी शोध कार्य कर रहे थे और जो संस्था है उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने काम कर दिया है। और जो भी क्लियर कर देते हैं, और जो भी इस रिपोर्ट को बनाए हैं, पहला कि आप किसी एक समुदाय या किसी एक व्यक्ति पे आप ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अगर ये जो कुर्मी हैं वो हिंदी परंपराओं को मानते हैं, तो जब आप अपने रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्च में कम से कम में अगर किसी समुदाय की जाति समुदाय के बारे में हम रिसर्च करते हैं तो हम उनके पास में जाते हैं, हमारा फील्ड होता है। अगर हम किसी एक जाति के ऊपर में हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम कुर्मी के ऊपर में कर रहे हैं या कुर्मी के ऊपर में, तो कम से कम 6 महीना जो है उन समुदाय के बीच में आपको रहना होता है, उनका भाषा, उनका संस्कृति को जानना होता है। और इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ असहभागिता। अब बताइए, कोई भी रिसर्च होता है, घर बैठे हम रिसर्च तैयार करेंगे क्या? पहला सवाल उनसे है। और जी जो भी इनको आधार बनाते हैं, हमेशा कभी भी आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए, तो जो हमारे लिस्टेड भाई लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि कुर्मी आदिवासी बन ही नहीं सकता है, टीआरआई जो है इन लोगों को खारिज कर चुका है। अरे भाई, जब हमको बोला जा रहा है, पप्पू कुर्मी के बारे में रिपोर्ट मांगा जा रहा है, तो आप पप्पू जो कोयरी है या कुर्मी है जो बिहार का है, उसके बारे में डाटा दीजिएगा, तो मेरे बारे में कहाँ से आएगा? आज हम आपके माध्यम से एक सवाल भी करना चाहते हैं कि जो भी इस क्षेत्र में 1901 से लेके 1931 से लेके 2011 तक की जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, वो जनगणनाओं का जो पदाधिकारी होते हैं, जो आईएएस होते हैं या डीसी होते हैं, सबसे अपर ग्रेड में अभी जनगणना होने वाली है, तो उस लेवल पे डीसी होते हैं। और उसका जो मिनिमम होता है वो सहायक शिक्षक या तो जो सहायक सेविकाएं होती हैं वो होती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा 1901 या 1911 और 1921 का जनगणना में जब कुर्मी समुदाय वहाँ 2 लाख से 20 लाख के बीच में था, तो 2000 का जनगणना में ऐसा क्या हो गया कि आज हम 43 बचे हुए हैं? ये कहीं ना कहीं जिस तरह का ये मैनिपुलेट किया गया है चीजों को, आज देखिए कि बहुत सी भाषाएं झारखंड में विलुप्त के कगार पे हैं। उनका रीजन यही है, 1-2 भाषाओं को बढ़ाने की वजह से भाषाओं को यहाँ पे मारा गया है। तो ये बहुत तरह के एलिगेशन है। और पहला जो है, आप जानते हैं कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक अंतर यही है, और ये पत्राचार के माध्यम से आपको दिखाते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है, और जॉर्ज गिरियसन और जो एच.एच. रिजले हैं उनके बीच में जो पत्राचार हुआ था, और आप शोध का रिपोर्ट में आपको हम ये जो टीआरआई का रिसर्च पेपर है वो आपको हम अभी देंगे, और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसको ऐड करना था, किसको छोड़ दिया गया है, वो हम बस आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं
कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक क्या अंतर होता है। It will be assumed that the Kurmis of Bihar differ considered from these of Chota Nagpur and Odisha. They are different customs, different appearance, and so far as I have been above a strain claim to no relations with each other. मतलब ये जो कुर्मी जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं उनका बिहार के कुर्मियों के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं उन कुर्मियों का अपना 12 मास से 13 पर्व है। उनका जितना भी संस्कृति है वो सभी संस्कृति और प्रकृति धान पे आधारित है, आप देखेंगे, और जमीन से आधारित है। अब जमीन से कैसे कह सकते हैं, तो जमीन से ही जुड़ा हुआ है हमारा भाषा, हमारा संस्कृति। अगर हम संस्कृति को देखते हैं, अगर हम कर्म पर्व का ही जिक्र करते हैं या सोहराय का ही जिक्र करते हैं, ये सभी चीजों का जिक्र कब होता है, कहीं ना कहीं फसल का है। तो इस तरह की चीजों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है इस पे हम लोगों ने एक्शन भी लिया है। और बाकी संतोष सर, लोकूर कम्युनिटी ने 5 क्राइटेरिया रखा। पहला प्रिमिटिव ट्रेट्स, दूसरा अपनी जाति, अपनी संस्कृति और भाषा, तीसरा है अपना भूखंड, चौथा है पिछड़ापन और पांचवा है शाइनेस। सब के सब क्राइटेरिया है। एक जो टोटेम की बात हो रही थी, टोटेम सबसे बड़ा प्रिमिटिव ट्राइब को वो साबित करता है। और मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ, अभी तक कुर्मी से बड़ा टोटेम यहाँ कोई कम्युनिटी का नहीं है। कुर्मी में मूल टोटेम 81 है, उसमें हमारी कहावत है ढौड़ कुर्मी 81 सन कपटा 83। मूल 81 हम है और 81 का सब टोटेम, जैसे एक होता है बनवार को तो जाल बनवार, बाघ बनवार, बिरड़ बनवार, सब टोटेम को मिला करके हम चले जाते हैं अबव 100। तो यहाँ जितने भी कम्युनिटी अपने को आदिवासी कह रहे हैं उनका टोटेम कितना है जाके पूछ लीजिए, हमारे इतना टोटेम किसी का नहीं है। और टोटेम सबसे प्राचीनता के दौर तक होता है और मेरे साथ है। अब सोमा सिंह ने जो किया दूसरा दिखलाया, वो पूछे हमसे, मेरा है सकवार, हमारा है साका वर्जन है सकवार, जिसका टिडवार है उसका अलग वर्जन है, जिसका डुमरियार है वो डुमर नहीं खाता है, कारुआर है वो कारो कभी नहीं मरता है, पूछता है। इस तरह के जो विधि निषेध हैं वो पूरे झारखंड में मिल जाएंगे कुर्मी कम्युनिटी। सर्वे ये होना चाहिए था, तो क्या सर्वे करके बता दिया कि 12 इतना टोटम का, और ये कहाँ से दिखाया गया, ये तो ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि से होता है कुर्मी का नहीं। कुर्मी का टोटेम होगा यहाँ के प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक जीव या उसे चीजों से। तो हम प्रकृति पूजक हैं, एनिमिस्ट हैं। 1901, 11, 21, 31 हमें क्या कहा गया, एबोरिजिनल ट्राइब, एनिमिस्ट, प्रिमिटिव ट्राइब। तो ये क्या जो उनका जो सर्वे है अंग्रेजों का सर्वे, उस सर्वे को आप नहीं मानना चाहते हैं, आप अपना नैरेटिव बना रहे हैं, आप अपना डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं। ये डेफिनेशन कभी तैयार नहीं होता। और इस डेफिनेशन को नहीं बनेगा, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट का पूरा बॉडी को लाइए और सब बताइए कि टोटेम क्या होता है और कुर्मियों कितना टोटेम है। तो टोटेम के आधार पर हमारी प्राचीनता, हमारा जो प्रिमिटिव ट्रेड वो साबित होता है, इसको कोई काट नहीं सकता है। तो मैं झारखंड का जो मूल विषय है और खास करके कुर्मी का जो मूल विषय है, इस चीज़ को समझना होगा आप सभी को। और हम आप सभी से एक बात आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि जब कभी भी हमारे भाइयों से जो लिस्टेड भाई हैं उनसे सवाल कीजिएगा तो कम से कम उन्हें ये नहीं बोलिएगा कि, या तो ये करने का प्रयास आप लोग नहीं कीजिएगा कि मैंने आदिवासी वर्सेस कुर्मी, क्योंकि हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे और आदिवासी ही रहेंगे। ये अलग बात है कि हम एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जिसका मांग हमारा पूर्वज वर्षों से करता रहा। कुछ लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले से ये लोग बोलते हैं कि झारखंड गठन के बाद ये लोग एसटी के मांग को ज्यादा बढ़ा दिया है, या 2010 से या 2005 इस तरह से कभी कभी वो लोग का मैंने सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब देश आजाद हुआ सभी हम लोग ट्राइब थे, सभी एक घर का सदस्य थे। जब देश आजाद हुआ तो कारपोरेट की सारे पे या जो भी षड्यंत्र हमारे साथ हुआ होगा हम कह नहीं सकते हैं, हमारे जमीनों को ही लेकर सारा षड्यंत्र हुआ है और हमें एसटी सूची से वंचित रखा गया, क्योंकि हमारा राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व उस समय न के बराबर ही था। तो हम बहुत सारे चीजों को उस समय देख नहीं पाए थे कि हमें कहाँ काटा जा रहा है। जब हम लोग का लोग जाना समझा, उसको धीरे धीरे उस अपना मांग को जारी रखा। अभी जैसे हमारे दादा बता रहे थे कि झुंझुनू में कुर्मी का बड़ा सम्मेलन हुआ था, वो 80-90 दशक के बीच में हुआ था। तो कहीं न कहीं ये राज्य गठन के पहले का बात था, जिसमें हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन, एनई होरो सभी लोग थे और सभी लोग मंच शेयर किए थे, सभी लोग मंच से ही
बकब्जे मांग किए थे कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल किया जाए, हमारे अंग है। ये तो अलग बात हुआ दादा। सबसे बड़ी बात, जो भी राज्य में आते हैं केंद्र से या कहीं दूसरे जगह से, सभी बोलते हैं कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है, झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है। तो आखिर आदिवासी राज्य किसे हुए? आदिवासी राज्य बनाने का कुछ तो पैमाना हुआ होगा, या कहने का तो कुछ तो पैमाना हुआ होगा। तो जितने हमारे अभी लिस्टेड बंधु लोग हैं, उन लोग सभी को अगर हम लोग जोड़ दें तो 30% भी पार नहीं होते हैं। तो क्या 30% आबादी में क्या राज्य आदिवासी स्टेट हो सकता है? देखे होंगे कि जब 1996 में ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ था, उस समय शिबू सोरेन बने थे, उसका अध्यक्ष बने थे। तो ऑटोनोमस का गठन तभी हो सकता है जब आबादी 50% से ऊपर हो सकता है। उससे पहले 1990 में एक लाली कमेटी था, जिसमें ये चिट्ठी बकाब्जा है, आप लोग देख भी सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि सरकारी आदिवासी, जिसमें हमारे संथाल, मुंडा, उरांव लोग हैं, और गैर सरकारी आदिवासी, उसमें साफ साफ लिखा कि कुर्मी, महतो, गैर सरकारी आदिवासी दोनों को मिला के ऑटोनोमस का गठन किया गया, जिसका भी 18 मेंबर है। तो ऑटोनोमस काउंसिल का गठन ही कुर्मी को आधार मान के किया गया है, और ऑटोनोमस काउंसिल का मेंबर भी अभी तक कुर्मी को नहीं बनाया गया। ये घोर आश्चर्य की बात है, एकदम ये टेक्निकल चीज है, ये सब चीज को जानना जरूरी है। तो कहीं न कहीं हमें मान के ही, आधार मान के ही ये राज्य आदिवासी राज्य कहता है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा जन्म 90 के दशक में हुआ है, लेकिन हमारा बाप लोग इस मांग को कर रहा है लिस्टेड होने का। दूसरी बात वो लोग करते हैं कभी कभी कि देखे होंगे, हमारा कल्चर पे लोग सवाल उठाते हैं, हमारे कस्टम को लोग सवाल उठाते हैं कि आदिवासियों के साथ या उन लोग साथ हम मैंने कुर्मी लोगों का कल्चर मैच नहीं करता है। तो दादा, मैंने आदिवासी, सभी आदिवासी जो अभी लिस्टेड हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, ना कि सामूहिक आदिवासियों का एक ही कल्चर। हमारे मुंडा भाइयों का अलग कल्चर है, संथाल भाइयों का अलग कल्चर है, खड़िया भाइयों का अलग कल्चर है, उरांव का अलग कल्चर है। वो लोग सभी तो है एसटी, लेकिन सबका कल्चर तो एक नहीं है। उसी प्रकार से हम कुर्मी, हम आदिवासी, हमारा अलग कल्चर है। हमारा कल्चर और हमारा कस्टम दोनों एक दूसरे का पूरक है। अभी हमारे यहाँ जब शादी होता है, तो शादी का शुरुआती नेग होता है बर देखा या कन्या देखा। उसका, हमारा शादी का अंतिम नेग है, अभी जो कर्म त्योहार पार हुआ, उसमें कर्म खाड़ी माने बर घर से कन्या के घर जाता है, वो हमारा शादी का अंतिम नेग है, और ये किसी में नहीं है। तो शुरुआती बर देखा नेग से ही हमारा अपना कल्चर से शुरू होता है। और उसके बाद शादी का सिस्टम आता है। शादी से पहले लगन होता है, लगन में जितना लगन का नियम नेग है, सब हमारा अपना संस्कृति का हिस्सा है। वो शादी में अपना संस्कृति का हिस्सा हो। हम लोग अपना घर में जब बेटी को शादी करते हैं, तो डायरेक्ट लड़का से शादी नहीं करते हैं, हम पहले महुआ के पेड़ से शादी करते हैं। अब किसी भी कुर्मी घर में शादी होता होगा तो आप जाके इसको देख सकते हैं। तो कहीं कहीं हमारा अपना कल्चर है। हमारा देखिए पूजा विधि जो है, हमारा जो पुरखा लोग को हम लोग पूजा देते हैं, या हमारे घर में जो हमारे देवा भूता है, सब में, जैसे अभी एक भाई जैसे बता रहे थे कि हमारा बलि पर था, वो लोग सुअर का बलि नहीं देता है, तो हम लोग सुअर का बलि देते हैं। हमारे यहाँ भी कुदरा भूत है, हम अपना घर में सुअर का बलि देते हैं। हम अपना बड़ा मैंने घर का बड़ा लड़का है तो पूजा हम करते हैं। सुअर का, भेड़ा का, पाठी का, मुर्गा का हम बलि देते हैं। तो कहीं कहीं ये चीज बताने की बात नहीं है, ये चीज देखने की बात है। आप लोग आके देख भी सकते हैं। अब बात, अभी हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मैंने उद्देश्य था कि जो हमारे साथी लोग, जो हमारे भाई लोग हैं, जो चीजों को नहीं समझते हैं, वो हमारे प्रति अनर्गल बयान दे के राज्य तो इतना सुंदर और इतना आपका सही स्टेट है, शांति से रह रहा है, इसको लोग अशांत करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये लोग विरोध 2-4 साल ही से कर रहे हैं, इससे पहले ये लोग विरोध कभी नहीं करते, अब लोग देखे होंगे। तो कहीं न कहीं अगर जिस भावना से ग्रसित होकर वो लोग हमारे प्रति बोल रहे हैं, अगर हम लोग भी वही भावना दिखाएं और उसी के मैंने बोली में बोली बोल दें, तो कहीं न कहीं राज्य अशांत हो जाएगा। संबंध महाराष्ट्र से है ना। और अभी जो जिसके बारे में अभी भाई ने बता रहे हैं, खुदकाश कुर्मी के बारे में, ये जो चौहान विद्रोह के बाद यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सेटलमेंट हुआ, जिसके कारण यहाँ पर
अस्थायी सर्वे सेटलमेंट का कानून आया, जिसमें खुद कास्ट कुर्मी के बारे में कहा कि उसकी जमीन कोई भी दूसरे समुदाय के लोग नहीं ले सकते हैं। अगर जमींदार बदली भी हो जाए तो भी उसकी जमीन कोई छीन नहीं सकता है, टैक्स न भी दे सके तभी उसकी जमीन ले सकता है। ऐसा प्रावधान 1793 में ही किया गया था, जिस पेपर की जिक्र कर रहे हैं, और उसमें यह लिखा गया है कि ये वो रैयत है खुद कास्ट कुर्मी जो मुगल काल के पूर्व से भी छोटा नागपुर के पठार में जोत कोड़ करते आ रहे हैं, और ये जमीन उन्हें उनको पुरखों के द्वारा मिली हुई है। तो ये कहना कि महाराष्ट्र में अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने लेकर यहाँ आया और इतने बड़े पैमाने पर छोटा नागपुर के पठार में 40,000 से ज्यादा गांव है, तो क्या 40,000 इतने बड़ी आबादी को लाकर बसा दिया, इतने बड़े गांव बस गए, इतने सारे खेत बाड़ी बस गए? ये क्या मतलब सोचने वाली बात है कि क्या संभव है? ठीक है, वो कुछ बिहारी या किसी भी दूसरे स्टेट के कुर्मी समुदाय इस राज्य में आए हैं। बिल्कुल रांची के अगल बगल कुछ मगहिया कुर्मी लोग हैं जिससे खतियान भी है, लेकिन उसकी जमीन में सीएमटी कानून लागू नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ पर आ गए, उसको आप छोटा नागपुर का जो आदि काल से रह रहे हैं उस पर आरोप लगाना या वो है ये कहना कहाँ तक उचित है? जबकि जितने सारे हमारे भाइयों ने जितने दस्तावेजों का जिक्र किया है उसमें ये बात साफ साफ कहा गया है कि ये जो रैयत है खुद कास्ट कुर्मी, ये इनको जमीन पुश्तैनी जमीन है और पुरखों की द्वारा मिली है। ये जंगल को काट कर खेत बनाए हुए लोग हैं, और जो हम टोटेमिक धारी हैं, टोटेम कोई एक दिन में नहीं बनता है। और वो लोग कहते हैं कि ये लोग अफीम पैदा करने के लिए लाए गए थे, तो क्या कोई भी कुर्मी परिवार अफीम खेती करता है या अफीम के ABCD जानता है क्या? लेकिन हमारे लोग धान खेती करते हैं, और धान से सबदिनी 12 माह से 13 परब है, और हर एक चीज का एक विशिष्ट संस्कृति है जो अन्य में नहीं है, और अन्य समुदाय के लोग हमसे सीखे हैं। तो ये आज DNA का रिपोर्ट तक भी आ चुका है कि अन्य समुदायों के तुलना में कुर्मी समुदाय छोटी नागपुर के पठार में आदि काल से रह रहा है, कहीं उससे पुराना आदिवासी है। हाँ, ये बात ठीक है कि हम शेड्यूल नहीं हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है, ये लोग कहते हैं कि हम उसका हिस्सा खा जाएंगे। अब हमारा 65 साल से हिस्सा कौन खा रहा है? 75 साल से। देखिए, ये हिस्सा खाने की बात नहीं है, हमारी मांग संवैधानिक है। और आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 330 ये कहता है कि लोकसभा में जितनी संख्या होगी ट्राइब्स की, उनके अनुपात में उसको प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। वैसे ही 332 में विधानसभा में है। 335 का आर्टिकल ये कहता है कि सेवा और पदों में संख्या के अनुपात के तुलना में उनको सेवा और ये जो पदों में या शैक्षणिक हर तरह का आरक्षण देने की बात है। तो संख्या के अनुपात में ही देश का आरक्षण का रोस्टर है और राज्य का भी है। तो अगर कुर्मी समुदाय जिस दिन यहाँ लिस्टेड होंगे, उसकी संख्या के तुलना में यहाँ पर उतना संवैधानिक प्रावधान के तहत आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि हम उसके हिस्से, हम किसी का हिस्से क्यों खाएंगे? वो हमारे भाई हैं, हम उनको छोटा भाई मानते हैं, तो छोटा भाई का हिस्सा कोई बड़ा भाई क्यों खाएगा? ST1 करके उनके जितने भी अधिकार है वहां सुरक्षित किए जाए, और हमको जो है, हमको ST2 करके हमें जो भी संविधान के दायरे में मिलेगा हम उसी में रहेंगे। नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको पुराना स्टेटस चाहिए, जिस स्टेटस के कारण रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हमें कहा गया, गांव का मुखिया कहा गया, जिस स्टेटस के कारण हमारी जमीन CNT में लाकर सुरक्षित की गई, जिस कानून के तहत हमारा गांव का GM लैंड हमारा था, जिस कानून के तहत, जिस स्टेटस के कारण जंगल में हमारा अधिकार था, तो हमारे जिस स्टेटस के कारण हमारी विशेष संस्कृति को संरक्षण करने की बात कही गई थी, तो जिस उद्देश्य से हमको चिन्हित करने के बाद तमाम जो पुराने प्रोटेक्शन मिले थे वो सब हम मिलना चाहिए। क्योंकि आज उसको नहीं होने से कुर्मी अपने गांव में रेंटर की तरह रह रहा है, अपने घर में वो बेगानों की तरह रह रहा है। जो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अभी एक दादा ने जिक्र किए, 1996 जब ऑटोनोमस काउंसिल बना गया, उस समय पूरे 18 जिला अनुसूचित एरिया में था। बाद में हमारे साथ खेला किया और ऑटोनोमस काउंसिल को घटाया गया, अनुसूचित एरिया को घटाया गया। 2001 में जो है विघटन किया गया, उसके बाद मात्र 12-13 जिला लिया गया। अगर हमको पुनः कुर्मी शेड्यूल होगा, उस समय ऑटोनोमस काउंसिल जो है 5वीं अनुसूची 18 जिला में लागू होगा। हमारी जमीनें भी ऑटोनोमस काउंसिल में आती है, इसीलिए झारखंड में DC है न कि DM। अन्य राज्यों में DM है। यहाँ पर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो संविधान का जितने भी संवैधानिक पार्ट हैं उनको जज करना पड़ेगा, वो जज करके उनको करना पड़ेगा। अगर सभी संविधान के दायरे में, तो कुर्मी क्या संविधान से बाहर है क्या? आज अर्जुन मुंडा को जो शामिल किया गया, और उसकी बात करते हैं
तो रेगुलेशन एक्ट 1793 मतलब 1793 कस्टम के आधार पे खुदकास्ट कुर्मी रैयत, जिसका दूसरा नाम है सीएनटी में ऑक्यूपेंसी रैयत, इसी के गांव के विलेज नोटबुक में इसी को बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। इसी के आधार पर बोला जाता है खूट, महतो, परगनायत, थापल, मड़ल, देश मड़ल और राजा। यही होता है स्वशासन व्यवस्था के रूप में चिन्हित, क्योंकि जिसे जिले का रिकॉर्ड रूम में विलेज नोटबुक के रूप में देखा जा सकता है, वर्तमान में भी देखा जा सकता है। ये कब का? ये 1793 से हम बता रहे हैं आपको, 1793 से हम बता रहे हैं, ये 1900 का नहीं, 1793 से। परंपरा है मड़ीला देने का, मड़े में बलि देने का, मड़े में बलि देने का भूतपूर्व डेविडसन के द्वारा छोटा नागपुर के ओरिजिनल कम्युनिटी का रिपोर्ट इनके द्वारा सौंपा गया, जिसे 7 शब्दों में लिखा गया है खुदकास्ट कुर्मी रैयत। यह एक भूमिपोड़ समुदाय है। जब टोटल पेपर पे या एक कुर्मी को आदिवासी ठीक है, हम पेपर दिखा रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पेपर है 1799 वाला का कहानी, जो 1793 से बोल रहे हैं, ये पेपर है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ, इस समय केस हुआ 1860, जिसका नाम था ग्रेट लैंड केस। इसी के आधार पर हिंदू सेशन एक्ट 1855 का अमेंडमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है। इसके आधार पे हिंदू सेक्शन एक्ट 1855। अच्छा, सवाल ये है दादा, ये हिंदू सेक्शन एक्ट 1855 का अमेंडमेंट बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है। इसके आधार पे इंडियन सेक्शन एक्ट 1865 को लागू किया जाता है। उसमें धारा 332 के आधार पर जितने भी नस्लीय, जो कि नस्लीय समुदाय कुर्मी भी है, उसे इस कानून से छूट या बोलिए उसको बाहर रखा जाता है। इसी आधार पे बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1869 लाया जाता है। वो मानते हुए 1833 में बंगाल टेंडेंसी बिल 1833 लाया जाता है, जिसमें खुदकास्ट कुर्मी रैयत कुर्मी जनजातीय समुदाय के आधार को पूर्व की भांति संरक्षित रखा जाता है। 85 धारा संख्या 49 का के भूमि में हस्तांतरण किए अन्य समुदाय, मतलब कुर्मी का जमीन को बिना डीसी के आदेश पे आप किसी को बेच नहीं सकते, हस्तांतरण नहीं कर सकते। यह अब ओरिजिनल कुर्मी में लागू होता है। और इसी कानून को बंगाल विभाजन के बाद 1905 का ये आया, फिर 1908 में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट लागू हुआ। मतलब आप लोग को पता है कि 1908 में टेंडेंसी एक्ट लागू हुआ, लेकिन ये पहले से है कुर्मियों के जमीन में। सेक्शन 46A, B, 47, 49, 50, 52, 63B, 258, 264 ये सभी नियम कुर्मी समुदाय में लागू होते हैं। संबंध महाराष्ट्र से है ना। और अभी जो जिसके बारे में अभी भाई ने बता रहे हैं खुदकास्ट कुर्मी के बारे में, ये जो चौहान विद्रोह के बाद यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सेटलमेंट हुआ, जिसके कारण यहाँ पर अस्थायी सर्वे सेटलमेंट का कानून आया, जिसमें खुदकास्ट कुर्मी के बारे में कहा कि उसकी जमीन कोई भी दूसरे समुदाय के लोग नहीं ले सकते हैं। अगर जमींदार बदली भी हो जाए तो भी उसकी जमीन कोई छीन नहीं सकता है, टैक्स न भी दे सके तभी उसकी जमीन ले सकता है। ऐसा प्रावधान 1793 में ही किया गया था, जिस पेपर की जिक्र कर रहे हैं। और उसमें यह लिखा गया है कि ये वो रैयत है खुदकास्ट कुर्मी जो मुगल काल के पूर्व से भी छोटा नागपुर के पठार में जोत कोड़ करते आ रहे हैं, और ये जमीन उन्हें उनको पुरखों के द्वारा मिली हुई है। तो ये कहना कि महाराष्ट्र में अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने लेकर यहाँ आया और इतने बड़े पैमाने पर छोटा नागपुर के पठार में 40,000 से ज्यादा गांव है, तो क्या 40,000 इतने बड़ी आबादी को लाकर बसा दिया, इतने बड़े गांव बस गए, इतने सारे खेत बाड़ी बस गए? ये क्या मतलब सोचने वाली बात है कि क्या संभव है? ठीक है, वो कुछ बिहारी
या सॉरी किसी भी दूसरे स्टेट के कुर्मी समुदाय इस राज्य में आए हैं। बिल्कुल रांची के अगल बगल कुछ मगहिया कुर्मी लोग हैं जिसके खतियान भी है, लेकिन उसकी जमीन में सीएनटी कानून लागू नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ पर आ गए, उसको आप छोटा नागपुर का जो आदिकाल से रह रहे हैं उस पर आरोप लगाना या वो है ये कहना कहाँ तक उचित है। जबकि जितने सारे हमारे भाइयों ने जितने दस्तावेजों का जिक्र किया है उसमें ये बात साफ साफ कहा गया है कि ये जो रैयत है खुद कास्ट कुर्मी, ये इनको जमीन पुश्तैनी जमीन है और पुरखों की द्वारा मिली है। ये जंगल को काट कर खेत बनाए हुए लोग हैं। और जो हम टोटेमिक धारी हैं, टोटेम कोई एक दिन में नहीं बनता है। और वो लोग कहते हैं कि ये लोग अफीम पैदा करने के लिए लाए गए थे। तो क्या कोई भी कुर्मी परिवार अफीम खेती करता है या अफीम के ABCD जानता है क्या? लेकिन हमारे लोग धान खेती करते हैं और धान से सबदिनी 12 माह से 13 पर्व है और हर एक चीज का एक विशेष संस्कृति है जो अन्य में नहीं है और अन्य समुदाय के लोग हमसे सीखे हैं। तो ये आज DNA का रिपोर्ट तक भी आ चुका है कि अन्य समुदायों के तुलना में कुर्मी समुदाय छोटी नागपुर के पठार में आदिकाल से रह रहा है, कहीं उससे पुराना आदिवासी है। हाँ, ये बात ठीक है कि हम शेड्यूल नहीं हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है ये लोग कहते हैं कि हम उसका हिस्सा खा जाएंगे। अब हमारा 65 साल से हिस्सा कौन खा रहा है 75 साल से? देखिए, ये हिस्सा खाने की बात नहीं है। हमारी मांग संवैधानिक है और आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 330 ये कहता है कि लोकसभा में जितनी संख्या होगी ट्राइब्स की उनके अनुपात में उसको प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। वैसे ही 332 में विधानसभा में है। 335 का आर्टिकल ये कहता है कि सेवा और पदों में संख्या के अनुपात के तुलना में उनको सेवा और ये जो पदों में या शैक्षणिक हर तरह का आरक्षण देने की बात है। तो संख्या के अनुपात में ही देश का आरक्षण का रोस्टर है और राज्य का भी है। तो अगर कुर्मी समुदाय जिस दिन यहाँ लिस्टेड होंगे उसकी संख्या के तुलना में यहाँ पर उतना संवैधानिक प्रावधान के तहत आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि हम उसके हिस्से, हम किसी का हिस्से क्यों खाएंगे? वो हमारे भाई हैं, हम उनको छोटा भाई मानते हैं। तो छोटा भाई का हिस्सा कोई बड़ा भाई क्यों खाएगा? ST1 करके उनके जितने भी अधिकार है वहां सुरक्षित किए जाए और हमको जो है हमको ST2 करके हमें जो भी संविधान के दायरे में मिलेगा हम उसी में रहेंगे। नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको पुराना स्टेटस चाहिए जिस स्टेटस के कारण रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हमें कहा गया, गांव का मुखिया कहा गया, जिस स्टेटस के कारण हमारी जमीन CNT में लाकर सुरक्षित की गई, जिस कानून के तहत हमारा गांव का GM लैंड हमारा था, जिस कानून के तहत जिस स्टेटस के कारण जंगल में हमारा अधिकार था, तो हमारे जिस स्टेटस के कारण हमारी विशेष संस्कृति को संरक्षण करने की बात कही गई थी, तो जिस उद्देश्य से हमको चिन्हित करने के बाद तमाम जो पुराने प्रोटेक्शन मिले थे वो सब हम मिलना चाहिए। क्योंकि आज उसको नहीं होने से कुर्मी अपने गांव में रेंटर की तरह रह रहा है, अपने घर में वो बेगानों की तरह रह रहा है। जो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अभी एक दादा ने जिक्र किए 1996 जब ऑटोनोमस काउंसिल बना गया उस समय पूरे 18 जिला अनुसूचित एरिया में था। बाद में हमारे साथ खेला किया और ऑटोनोमस काउंसिल को घटाया गया, अनुसूचित एरिया को घटाया गया। 2001 में जो है विघटन किया गया, उसके बाद मात्र 12-13 जिला लिया गया। अगर हमको पुनः कुर्मी शेड्यूल होगा उस समय ऑटोनोमस काउंसिल जो है 5वीं अनुसूची 18 जिला में लागू होगा। हमारी जमीनें भी ऑटोनोमस काउंसिल में आती है, इसीलिए झारखंड में DC है न कि DM, अन्य राज्यों में DM है। यहाँ पर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो संविधान का जितने भी संवैधानिक पार्ट हैं उनको जज करना पड़ेगा, वो जज करके उनको करना पड़ेगा। अगर सभी संविधान के दायरे में तो कुर्मी क्या संविधान से बाहर है क्या? आज अर्जुन मुंडा को जो शामिल किया, जितने चैनल वाले हैं सबों का स्वागत है, चाहे वह प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं। आज हम आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। इसमें हमारे स्कॉलर लोग हैं, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं साहित्यकार भी हूँ और जवाब देने के लिए मैं दूसरे चैनल में भी जवाब देता हूँ। आपके सामने बहुत सारे जवाब का मुझे देना है, क्योंकि आज कुर्मी को लेकर के एक भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है और कुर्मी को लेकर के एक स्थिति बना दी जा रही है कि कुर्मी माने झारखंड के दुश्मन है। ये एक नैरेटिव चल गया है। इस सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और इसमें हम सभी सवालों का जवाब देंगे और हमारी मांग कितनी जायज़ है या नाजायज़ है इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा। लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई सकारात्मक लड़ाई है, हम नकारात्मक लड़ाई नहीं करते हैं। तो नकारात्मक लड़ाई करते हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये
एसटी सूची में दर्ज करने की हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। हाँ, कभी धारदार थी, कभी धारदार नहीं थी, ये समाज का कम बेसी होता रहता है। आज हम धारदार पोजीशन में हैं और धारदार लड़ाई हम कर रहे हैं। तो हमारे इस संवैधानिक लड़ाई से कुछ लोगों को क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। क्षति कैसे नहीं हो रही है उसका भी हम बताएंगे, और क्षति कैसे हो रही है वो अपना बताते हैं, वो उनका गलत नैरेटिव है, वो ही आपको बता देंगे। तो आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए कहना चाहेंगे, यदि हम संवैधानिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब थे, एब ओरिजिनल ट्राइब थे, तो आज दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब एसटी की सूची आपको 6 सितंबर 1950 को बनी, तब उस समय का मेन ये था क्राइटेरिया कि जो अंग्रेजों के सर्वे में या तो प्रिमिटिव ट्राइब है, एबोरिजिनल ट्राइब है या एनिमिस्ट है, उन्हीं लोगों को एसटी सूची में दर्ज किया जाएगा। तो बदकिस्मती से उसमें सब 13 कम्युनिटी थे, उस 13 कम्युनिटी में सबको शामिल किया गया, 1 या 2 को छोड़ करके, जिसमें मेन कम्युनिटी जो था कुर्मी को छोड़ दिया गया। तो यदि हम कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ा गया, तो हमारा बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं है, हम बहुत बड़ा बेजा काम तो नहीं कर रहे। और उस समय भी हमारे हृदयनाथ कुंजरू ने 15 एमपी के साइन के साथ ये प्रश्न किया था पार्लियामेंट में कि इनको क्यों छोड़ दिया गया। तो उस समय जवाब दिया गया था कि कोई कारणवश यदि छूट गया है इनका इंक्लूजन, तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया है और उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि उस प्रावधान के तहत हम अपनी कम्युनिटी को एसटी सूची में दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं और हम असंवैधानिक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये जो है कि एसटी सूची में बद्ध होना चाहते, बल्कि किसी ने ये भी कह दिया कि आदिवासी बनना चाहते हैं। तो आदिवासी एक अलग चीज है, आदिवासियत जहां वहां आदिवासी है, और सूचीबद्ध होना एक अलग चीज है। क्योंकि सूचीबद्ध होने का जो प्रक्रिया जो होती है वो चलती रही है, इसमें बहुत सारे लोग भी अभी सूचीबद्ध हुए हैं। अर्जुन मुंडा सूचीबद्ध नहीं थे, सूचीबद्ध हुए। तो यदि ये प्रक्रिया चालू है तो कुर्मी लोग के लिए क्या वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी? किसी को कोई कह दे कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इस तरह का जो नैरेटिव है, ये क्या विधान सम्मत है? ये क्या संवैधानिक सम्मत है? हम अपनी मांग एक अथॉरिटी से कर रहे हैं कि भाई ये हमारे जायज पॉइंट है, इस आधार पर हमारा इंक्लूजन होना चाहिए। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे एक लड़का जेपीएससी में या यूपीएससी में पास करना चाहता है कि भैया आपका जो क्राइटेरिया है उसको परीक्षा तो हम पास करना चाहते हैं, हम यदि काबिल होंगे तो पास डिक्लेयर कीजिएगा। लेकिन आज ये बात है कि नहीं, इनको पास करने ही नहीं देंगे। तो संविधान कहता है आप जेपीएससी में पास करके आप जो है कि आप यहाँ के कैडर बन सकते हैं झारखंड के, और यूपीएससी में करके आप इंडिया के आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो यदि हम परीक्षा देना चाह रहे हैं तो परीक्षा लेने वालों की चिंता होनी चाहिए, न कि दूसरे लोग आज ये कहना चाह नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ये आदिवासी हो ही नहीं सकते। तो क्या आप जज के सीट पर बैठे हुए हैं, आप उस अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं जैसे जेपीएससी या यूपीएससी पर आप कह रहे हैं कुर्मी, ये कुर्मी कहीं बन ही नहीं सकता है। तो ये नैरेटिव सही नहीं है और इस पर जो है कि बाकी लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आज एक अराजक स्थिति पैदा की जा रही है कि ये करेंगे वो करेंगे और कुर्मी लोग को दुश्मन करार दिया जा रहा है। ये गलत नैरेटिव है। इस गलत नैरेटिव के चलते झारखंड में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। हमारा कहना है कि झारखंड एक शांति प्रिय स्टेट रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा। और इसकी समरसता बनाने में कुर्मियों की क्या योगदान, क्या इनका योगदान रहा है, इसको यदि कोई रिसर्च करेगा तो उनको पता चलेगा। आज से नहीं, सदियों से यहाँ के समाज को कुर्मियों ने कैसे बना के रखा, समरसता कैसे काम किया, सबको साथ मिलजुल करके। और मैं कहता हूँ एक चीज, आज जो ये नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कौन है? जो यहाँ पर 2-4 छोटे भाई नेता हैं, बड़े नेता नहीं। बड़े नेताओं ने, चाहे जयपाल सिंह से शुरू कर दें, यानी हरो साहब से शुरू करें, नीरल मीस से शुरू करें, चाहे हमारे रामदयाल मुंडा से शुरू करें, उन्होंने कभी कुर्मियों से नफरत नहीं किया, बल्कि कुर्मियों को कहा कि ये लोग भी आदिवासी सूची में दर्ज होने चाहिए। 1989 में झुंझुनू में विराट सम्मेलन हुआ था कुर्मियों का, इसमें सारे के सारे नेता गए थे, बहुत नहीं गए, उन्होंने कहा इनका इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये बड़े नेता जब इन्हें कह दिया तो इसके बाद आज ये कहना कि आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इनको सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे अभी के नेता सूरज सिंह बेसरा हैं, वो कहते हैं कि यदि झारखंड का हित चाहते हैं तो झारखंड को जो है कि 5th शेड्यूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या है, 50% से ऊपर आपका होना चाहिए संख्या। तो ऊपर की संख्या तो होनी चाहिए, ऊपर की संख्या होगी कैसे?
यदि आप कुर्मियों को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, वो और भी कम्युनिटी बात करते हैं, नहीं कीजिएगा तो आप 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं और 5th शेड्यूल कभी हो ही नहीं सकता है। और 5th शेड्यूल होने पर कितनी सुविधाएं आपको मिलेंगी, इसका उदाहरण आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए। तो आप वो चीज नहीं चाहते हैं, आप वो चीज नहीं चाहते हैं। तो इन सारी बातों को रखते हुए, बोलते हुए हमें ये कहना है, कुर्मी का स्टैंड गलत नहीं है, कुर्मी का स्टैंड सही है। हमारी मांग नहीं मानी गई तो छोटा नागपुर पूरे क्षेत्र में कोयला जैसे जितने भी बेशकीमती खनिज है, सारी चीजों को हम लोग अनिश्चितकालीन पर आर्थिक नाकेबंदी करने की भी तैयारी की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप लोग रेल रोकिएगा, अगला हवाई जहाज रोकेगा, झारखंड में ही आपस में आप लोग देखिए वो लोग समझ नहीं तो जहाज रोकने का उसका सकारात्मक कोई पहलू नहीं है। रोटी सेकने के लिए इस तरह का लड़ाया जा रहा है, हाँ। कुर्मी आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है, इसमें कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। वो भी एक कह रहे हैं कि कुर्मी के जो नेता है वो उकसा रहे हैं। नहीं। 78 साल तक क्या कर रहे थे? अगर वो कुर्मी के नेताओं को उकसा नहीं रहे, जो कुछ यहाँ पे निजी फायदे के लिए कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय को लड़ा रहे हैं। जो बाइक रैली की आप लोग लगातार बार बार बात कर रहे हैं, बाइक रैली जो लेके निकले उसमें कितनी जनसंख्या थी? उन लोगों की ये जनसंख्या दर्शाती है कि वो गिने चुने लोग जो उसको पैसा देके बुलाया गया था, लोग हम लोग कुर्मी समुदाय के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए अनबल बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है। हम लोग 20 तारीख को रेल टेका का हम लोग ऐलान किया, उसमें तमाम जो झारखंड के कुर्मी साथी लोग सभी को आएंगे और इसमें 3 मांगे रखी गई है। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किया जाए और 8वीं अनुसूची में कुर्माली भाषा को जोड़ा जाए, पेशा कानून में संशोधन किया जाए। ये सब सारी मांगे हम लोग की लगातार मांग रही है। देखिए वो लोग जो बोल रहे हैं लड़ाने वाली बात, तो हम कहना चाहेंगे 78 साल का वो लोग जो जिक्र करते हैं, बताइए 89 में झुंझुनू में कुर्मी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें शिबू सोरेन लोग लोग जैसे लोग गए थे। तो आज से कम वो 35 और 40 साल पहले का बात है। हमारे देखे होंगे जो रांची के VC थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने हमारे मांगों का समर्थन किया लिखित तौर पे। तो कहीं न कहीं ये आज का विषय नहीं है, इसलिए इसको आज का विषय न बनाया जाए। अगर लोग बोलते हैं तो कहीं न कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी विचारों को उनके समझ रखें कि भाई आप लोग बोल रहे कुर्मी आज मांग रहा है, लेकिन 1989 में झुंझुनू कार्यक्रम में वो लोग उस मांग का समर्थन किया। हमारे पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने मांग का समर्थन किया, उन्होंने मांग को माना कि भाई लोगों को दिया जाए 1991 में। तो कहीं न कहीं बात आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। अभी कुछ साल पहले 2019 में एक कुर्मी महासभा द्वारा 43 सांसद और विधायकों का मैंने एक संयुक्त हस्ताक्षर चिट्ठी जो केंद्र सरकार को सौंपने का काम किया गया था, उसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी साइन है। मैंने जितने भी उस समय MLA थे लगभग और सांसद और विधायक थे, 43 सांसद विधायकों का चिट्ठी साइन किया हुआ है। आज वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक मुद्दा वो लोग केवल बनाए हैं, ये सामाजिक मुद्दा को जो नहीं होना चाहिए। और कहीं न कहीं ये राज्य को शांत करने का वो लोग द्वारा प्रयास है, जो नहीं होने देंगे हम लोग। एक सवाल है, बोलिए। 2 सवाल है, जवाब दीजिएगा कि सुदेश महतो, जयराम महतो, ये दोनों नेता और भी जो कुर्मी के नेता हैं, क्या उस दिन ये संयुक्त रूप से रेल देखने जाएंगे? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल जो उकसावे का था कि आदिवासी नेता उकसा रहे हैं, लेकिन जयराम महतो जेल कैंप पार्टी के तमाम लोगों के साथ में कहते हैं कि हम पहले समाज के साथ में। तो पहला चीज वहाँ उकसावे की ये आ रही है, लेकिन अभी भी आदिवासी नेता जो मुख्य रूप से है, मंत्री भी हैं, वो शांत है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जहां तक बात है जयराम जी का, तो ये उनका अपने बयानों में बोले भी, आप लोग देखे भी होंगे कि भाई हम 90 दशक के आदमी हैं, उसी समय उनका जन्म कर्म हुआ था। और ये मांग उनसे पहले का है, ये मांग उनसे पहले का है। तो वो केवल समर्थन दिए अपना, और वो व्यक्तिगत रूप से उनको लगा, बोलते भी हैं कि एक चिड़िया को भी अपना संरक्षण का अधिकार है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो सब चीजों को समझते हैं, तो हमें संरक्षित क्यों ना किया जाए। तो ये मांग, उनका मांग का वो समर्थन किए हैं।